नमस्कार। हम उंगली नहीं मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि उंगली तो बहुत लोग उंगली करते हैं, बात भी करते हैं इस पे, लेकिन मुद्दों पे बात करना, मुद्दे जो आपको छूते हैं, हम हर रोज इन्हीं मुद्दों पे आते हैं। अभी जिस मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं वो है कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव अभी हाल ही में डिक्लेयर हो गया है, और इस पे सब पार्टी जो सियासी दल है सब बहुत उतर रहे हैं मैदान पे, काम कर रहे हैं। वो लोग वोट के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले को लेके हम हर वार्ड में जा रहे हैं, और जो पार्टियां उतरी हैं इस मैदान में उनको लेके हम प्रश्न कर रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं उनको प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि हम वो पोर्टल नहीं है जो जाके बैठ के स्टूडियो में बैठ के बहुत कुछ बोलते रहते हैं, वैसा नहीं। ग्राउंड रियलिटी, एकदम ग्राउंड जीरो से आपको हकीकत बयां कर रहे हैं। 44 नंबर वार्ड में आज आए हुए हैं हम इस सिलसिले में। 44 नंबर पे ऑलरेडी 44 में हम काम कर चुके हैं, और फिर आए हैं अभी जो मेरे साथ जो कैंडिडेट है उनसे मैं परिचय कराऊंगा आपका। वो है आपके लेफ्ट के कैंडिडेट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के कैंडिडेट। आप सीपीएम के कैंडिडेट हैं? नहीं, हाँ सीपीएम के कैंडिडेट। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के कैंडिडेट हैं मेरे साथ। इनका नाम है शहीद कसीमुद्दीन। तो मैं आपसे परिचय कराऊंगा। उससे पहले मैं जो कहना चाह रहा था कि इन वार्ड के मुद्दों पे, हर वार्ड का हर एक मुद्दा अलग है। तो ये क्या मुद्दा है ये आप तक पहुंचा रहे हैं, और हम अपना सोच आप पे नहीं करेंगे, हम आपको आईना दिखाएंगे। सोचिएगा आप, हम आप आईना दिखाएंगे, सोचिएगा आप। जब आप बटन दबाने जाइएगा सोचिएगा ज़रूर। इस सोच को बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। चलिए अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट 44 नंबर के शहीद कसीमुद्दीन साहब के। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया अपना, तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं सर। मेरा पहला प्रश्न है आपका, ये जो कैंडिडेट आप हैं 44 नंबर पे, तो एक प्रश्न सीधा सा, आप 44 नंबर वार्ड में कितने सालों से रह रहे हैं? हमारा जन्म यही हुआ है 44 नंबर वार्ड में। मेरा 44 साल उम्र भी हो गया। और मंदिर स्ट्रीट में, 1 नंबर मंदिर स्ट्रीट में हमारे फादर और मेरा डेट ऑफ बर्थ यहीं से है। और करीब हम 27 साल से कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब ये जनरेशन वाइज आप इसी वार्ड में रह रहे हैं? बिल्कुल। मतलब आपके फादर भी इसी वार्ड से थे? तो आप बहुत सालों से, मतलब जनरेशन वाइज आप इसी वार्ड से जुड़े हुए हैं। सर दूसरा प्रश्न मैं जो कर रहा हूँ, अगर आप जनरेशन वाइज, मतलब आपका बचपन जवानी सभी यहीं पे गुजर रही है, तो कहीं ना कहीं इस वार्ड के हालो हकीकत आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है 44 नंबर वार्ड में? 44 नंबर वार्ड में मसला तो काफ़ी है। हाँ, तो एक थोड़ा सा उदाहरण दीजिए हम लोगों को। जैसे कि हम जो बचपन से अभी तक देख रहे हैं कि 44 नंबर वार्ड में अभी भी वाटर लॉगिंग का जो है वो मसला है, एक बड़ा मसला है। वाटर क्लॉगिंग हो जाता है एकदम बिल्कुल। दूसरा है कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट एरिया है उसमें जो पार्किंग वगैरह का जो काम है, रास्ता में ट्रक वगैरह जो गाड़ी वगैरह जो लगता है वो सिस्टमेटिक नहीं है। अच्छा, तो उसके वजह से जो है एरिया बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। कहीं आप इलीगल पार्किंग की इशारा तो नहीं कर रहे हैं? इसके बारे में तो हम पूरा ठीक से बोल नहीं पाएंगे कि वो लीगल है कि इनलीगल है। लेकिन इसको लेके एक समस्या इस इलाके में है। मतलब ये जो पार्किंग है जो सिस्टमेटिक नहीं है, अगर हम आपकी बात को मान लें तो कहीं ना कहीं आपके घर से निकलते हुए कोई इमरजेंसी हुई, एम्बुलेंस आ गया तो क्या अटक सकता है? ऐसा भी हालत बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कई बार हो चुका है कि क्योंकि ये बिजनेस एरिया भी हो गया है अभी। पहले तो बहुत ज़्यादा रेसिडेंट लोग थे यहाँ पर, अभी भी हैं, लेकिन अब जो है ये आस्ते आस्ते एक पूरा कमर्शियल एरिया के तरफ ये जा रहा है, और भी जा रहा है। जिस तरीके से पार्किंग वगैरह का, और भी मतलब 2 गाड़ी के जगह 4 गाड़ी लगाना, दोनों तरफ, दोनों फुटपाथ के तरफ गाड़ी लगाना, रास्ता में माल रखना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब जो ये लोग यहाँ रहते हैं उनको आना जाना, या फिर यहाँ अगर यहाँ एम्बुलेंस आ गया या... सर वाटर क्लॉगिंग की समस्या आप जो बोल रहे थे वो कैसा होता है? मतलब पानी घर के अंदर घुस जाता है, ऐसा क्या होता है यहाँ पे इस वार्ड में? इस वार्ड में जो है अभी जो पिछले दिनों भी जो बारिश हुई है, कई काम पिछले दिनों हुआ है, लेकिन उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे कि फियस लेन
में 3 दिन 4 दिन तक पानी रहा। अभी जो बारिश तो हुई, ये इस तरह का अगर वाटर जकरिया स्ट्रीट इतना पॉपुलर जगह है क्योंकि यहाँ पर नाखुदा मस्जिद है और शिव मंदिर है इस जकरिया स्ट्रीट में। इस बार वाटर लॉगिंग जो हुआ है, आप मंदिर के अंदर में पानी आ गया। अच्छा सर, इसके चलते और एक चीज आपको हम बता दें कि जो काम हुआ है इलाका में रोड का, इस तरीके से रोड को बनाया गया है, उसके ऊपर पीच कर के कि बिल्डिंग के जो गेट हैं वो नीचे हो गए, तो वाटर घुस जा रहा है, पानी घुस जा रहा है। बारिश होने से वो बिल्कुल हर बिल्डिंग के गेट के नीचे जो है पानी भरा हुआ है। कोविड का टाइम है और आदमी जो है इस पानी से आना जाना करना पड़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या सर है। और एक प्रश्न पे हम आना चाहेंगे कि ये वाटर क्लॉगिंग के चलते जो समस्याएं होती, हेल्थ इश्यूज जिसको बोलते हैं, कि ये डेंगू और मलेरिया के केसेस कैसे हैं आपके वार्ड में? बहुत केसेस हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन आप देखिएगा पिछला 5 साल से जो है गवर्नमेंट जो है इस बात को छुपा रहा है, क्लियर नहीं कर पा रहा है कि कितने लोग जो है इससे इफेक्टेड है, कितने लोग जो है इनसे अपने जान गंवा चुके हैं। ये गवर्नमेंट छुपा रहे हैं और हर घर में, हर बिल्डिंग में 2-4 केस निकल रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं, खाली इलेक्शन आ गया है। इलेक्शन से पहले जो है मच्छरदानी, जिसको बंगाली में बोलते हैं, क्या बोलते? मौशारी। मच्छरदानी जो है वो अब अभी इलेक्शन से 2-4 दिन पहले सब जगह बांटा गया। इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। पिछले दिनों जो है पूरा केमिकल के साथ पूरा कॉरपोरेशन के लोग और इलाके के लोग जो है जा के देखना कहाँ मच्छर हुआ है, दवाई देना, और उसको जो है किसको मलेरिया हो रहा है उसको उठा के जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे के। सर आपके यहाँ पे हेल्थ यूनिट है? इस वार्ड में हेल्थ यूनिट है? केएमसी का हेल्थ यूनिट है, टीएमसी का नहीं, ये नहीं केएमसी का, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। लेकिन वो उस तरीके से काम हो नहीं पा रहा है। अच्छा। और जितना बड़ा इलाका है जितना बड़ा इलाका है, क्योंकि 44 नंबर वार्ड जो है वो आपका एमजी रोड से लेकर लाल बाजार, वो बाजार तक जानते हैं हम आपका डेमोग्राफी देखे हैं, ठीक है ना? 44 में सेंटर है नहीं, एक हेल्थ यूनिट है आपका? हेल्थ यूनिट है। अच्छा। और एक हेल्थ यूनिट में इतना बड़ा इलाका में किस तरीके से हेल्थ का काम होगा, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और एक विषय पे हम जाना चाहेंगे कि आपका कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन परिसेवाएं देने के लिए बना है, मेनली जो परिसेवाएं, लेकिन इसमें कुछ एक्सटेंडेड फैसिलिटीज़ भी हैं जी। तो इसमें जो हम एक्सटेंडेड फैसिलिटीज़ में बोलते हैं, जो आपके वार्ड में जो बीपीएल कार्ड की हम संख्या देख रहे थे, वो लगभग आपके वार्ड पॉपुलेशन के 3% के लगभग है। अगर आप बंगाल के पॉवर्टी लेवल को देखते हैं तो इट इज़ 19.38%। तो कहीं ना कहीं आपका जो यहाँ पे इस वार्ड में जो पॉवर्टी लेवल का जो सिर्फ बीपीएल कार्ड को देखें तो सही दिशा में क्या ये बीपीएल कार्ड दिया गया है? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल नहीं दिया गया ठीक से। आप देखेंगे कि जो राशन दुकान है, जिस तरीके से राशन मिलता था, अब राशन दुकान जाके देखिए, वहाँ माल है ही नहीं। लेकिन अभी तो सर द्वारे राशन चल रहा है, राशन तो घर तक पहुंचाना जा रहा है। 2 रुपये केजी चावल मिल रहा है। सर क्या बोल रहे हैं? अभी ममता सरकार ने तो बिल्कुल द्वारे सरकार, मतलब वो द्वारे राशन दे रही हैं, राशन हर घर पहुंच रहा है। हाँ, फिर आपका लखीर भंडार दे रही हैं, इतना सारा बेनिफिशियल स्कीम दे रही हैं। सर क्या बोल रहे हैं आप? गवर्नमेंट से तो बहुत कुछ आ रहा है, ये तो पब्लिक के टैक्स का पैसा है, लेकिन माल मिल रहा कहाँ? आप बताइए, 500 रुपये के लिए लक्की भंडार जो खोला गया है हमारे यहाँ पर बख्शी कंपनी के पास कोलू टोला में, वहाँ अबुल हसन हाई स्कूल में, जो लोग वहाँ देखे हैं और जो लोग जिस तरीके से 500 रुपया के लिए जो हमारी माँ बहनें रास्ता में लाइन लगा के जो धक्का खाई हैं, इस तरीके से उन्हीं का पैसा उन्हीं को दिया जा रहा है, उसके लिए उनको धक्का खाना पड़ा। कोई सिस्टम नहीं,
कोई चीज अगर दिया भी जा रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, वो तो उनका ही पैसा है, ये तो टैक्स का पैसा है, ये हमारा आपका सर और एक प्रश्न पे आते हैं, क्योंकि प्रश्न तो बहुत सारे हैं, वक्त कम है, इसीलिए हम प्रश्नों को थोड़ा सा कॉन्साइज कर रहे हैं। सर और एक प्रश्न है, आपके वार्ड में कितने विधवा भाताएं कितनों को मिल रहा है? क्या आपको ये दो प्रश्न करेंगे, एक विधवा भाता और एक है ओल्ड एज पेंशन, तो इस पे कितना काम हो रहा है? इसके बारे में क्या आप एज ए काउंसिलर कैंडिडेट, क्या आपके पास मालूमात हैं? जो मिल रहा है आंकड़ा, वो लोग आंकड़ा देते नहीं। हाँ। लेकिन इलाका में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारी माँ बहनें हैं जो इस तरीके का उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो दौड़ रही हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ जो काउंसिलर थे पिछले दिनों, जो काम कर रही थी, वो तो एक्चुअली वो अब यहाँ रहती नहीं है, वो रहती है हावड़ा, शिफ्ट हो गई। अच्छा। तो वो मतलब 44 नंबर की अभी जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे नहीं रहती टीएमसी हैं। की, हाँ, वो अब यहाँ रहती नहीं है, वो अभी हावड़ा का वो हावड़ा चली गई है। अब वो हावड़ा में रहती हैं तो वो वक्त कम देती हैं। अच्छा। जिसके वजह से यहाँ के आवाम का काम हो नहीं पा रहा ठीक से। अच्छा। उनको ना विधवा पेंशन का मिल पा रहा है, ना ओल्ड एज पेंशन मिल पा रहा है। किसी तरीके का सुविधा जो मिलना चाहिए काउंसिलर से, लोकल काउंसिलर से, उस तरीके से मिल नहीं पा रहा है। और दूसरी बात है कि अब उनका एक एज भी हो गया, मेरे ख्याल से 60-65 एज भी हो गया उनका। तो अब जिस तरीके से वो पहले काम करती थी, जब वो 10 साल लेफ्ट में भी रही हैं, वो हाँ जानते हैं, वो लेफ्ट से जाकर लेफ्ट से ही वो टीएमसी में आई हैं। हाँ। वो जो उस टाइम वो काम करती थी, वो चीज़ अब हमको नहीं दिखता है। और हमको पूरा यकीन है कि आप अगर इसका सर्वे भी करेंगे तो ये चीज़ सामने आ जाए। सर एक प्रश्न हम करना चाहेंगे, क्योंकि आप उतरे हैं वह काउंसिलर इलेक्शन में, तो एक प्रश्न करना चाहेंगे, ये जो 34 साल वाम मोर्चा का, आप अगर विधानसभा इलेक्शन को देख लें, 2021 के विधानसभा, उससे पहले के विधानसभा 2016 के, तो इफ़ यू लुक एट इट, आप देखिएगा कंटिन्यूस वोट परसेंटेज का एक डिबैकल हो रहा है, कंटिन्यूस, एक के बाद एक। आप अगर देखिए, अगर हम अभी के 2021 के आंकड़ों को देख लें ना, जिस प्रतिशत को अगर हम कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड वाइज 144 में उसको फेंकें, मतलब ये विधानसभा को, तो उसमें से जो आंकड़े उठ के आ रहे हैं, वहाँ पे लगभग टीएमसी को 134 सीट मिलने की उम्मीद है। हम आंकड़े बोल रहे हैं 2021 के जो विधानसभा के, भाजपा को 9 के लगभग सीट मिल सकते हैं और कांग्रेस को 1, लेकिन वाम मोर्चा का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो परसेंटेज के औसत से। लेकिन एक बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि राजनीति में 2 और 2 हर वक्त 4 नहीं होते, कभी 22 हो जाते, कभी 0 भी हो सकते हैं। तो इसमें जो प्राधान्य है वो है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि एक राजनीतिक दल या नेता क्या सोच रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आम इंसान क्या सोच रहा है, कॉमन मैन्स परसेप्शन। तो इस कॉमन मैन्स परसेप्शन में वाम मोर्चा कहाँ खड़ा है? एज ए कैंडिडेट, वाम के कैंडिडेट, आप क्या कहना चाहेंगे? इस कॉमन मैन्स परसेप्शन में वाम मोर्चा कहाँ खड़ा है एज ए वाम मोर्चा कैंडिडेट 44 नंबर वार्ड? हम आपको इसको थोड़ा सा तफसील में बताना चाहेंगे। हाँ बोलिए। आप इस चीज़ को समझने का कोशिश करिएगा। बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो लड़ाई है, लेफ्ट का लड़ाई जो है, वो राइट से है। ठीक है। आज जो दिल्ली में जो सरकार बैठी है, सर ये राइट से आज से नहीं है, मतलब जब से लेफ्ट का आविर्भाव हुआ है, जब से बना है ये लेफ्ट सोच है, ये तभी से चल रहा है। जी। हाँ। लेकिन अभी जो सरकार बनी है और जो यहाँ बंगाल में जो सरकार है, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 रूप है। अच्छा। एक जो है वो दोनों कॉम्युनल कार्ड खेल रहे हैं कि अगर मुसलमान को पीछे करना है तो बीजेपी में वोट दो, हिंदू को एक होना पड़ेगा, धर्म का राजनीति आ गया। सेम चीज जो है यहाँ ममता बनर्जी कर रही है कि अगर हमको वोट नहीं दीजिएगा तो बीजेपी आ जाएगा। तो ये जब मुद्दे के आधार पे जब आप इलेक्शन नहीं करेंगे और धर्म के राजनीति पे जब इलेक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट पीछे आएगा। लेकिन लेफ्ट कभी पीछे आ नहीं सकता है, क्योंकि ये कहावत है, अगर एक स्टेप आगे लेंगे तो 2 स्टेप पीछे भी लेंगे पॉलिटिक्स में। लेकिन लेफ्ट कहीं भी ऐसा हो नहीं सकता है कि जो लड़ाई में नहीं रह सकता। आप जैसे किसान आंदोलन देख लीजिए, एनआरसी को देख लीजिए, अगर कोई आज जेल में भरा है, अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर जेल में अगर कोई बंद है तो वो सब लाल झंडे वाले सब लेफ्टिस्ट लोग हैं।
सर ये आपने जो कहा है वो हमने सुना है, तो कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि ये पोलराइजेशन की राजनीति चली है, अगर आपकी बातों को हम समझ पाए हैं तो। सर ये जो 44 नंबर वार्ड में आप अगर काउंसिलर चुन के आते हैं, अगर चुन के आते हैं, तो आपका प्रायोरिटी एरिया क्या होगा? क्योंकि हम राजनीति में हर वक्त देखते हैं कि हो सकता है, भविष्य देखते हैं, हो सकता है, देयर आर ऑलवेज ऑप्शंस ओपन। अगर आप चुन के आते हैं तो फिर आपका क्या सोच है? हम आवाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि आपकी क्या सोच है। देखिए, बात यह है हमारा कि हमको काम करना है। हमारा जन्म इसी 44 नंबर वार्ड में हुआ है और इस 44 नंबर वार्ड को हम अच्छी तरीके से पहचानते हैं। पिछले दिनों जो है एक जलवा टोली जो मोहम्मद अली, माफ कीजिएगा सर, एक थोड़ा सा हम इंटरवेन कर रहे हैं। रात के 1 बजे में कोई आदमी आपका दरवाजा खटखटाइएगा तो खोलिएगा आप? 1 बजे क्या, वो उसके लिए हम 24 घंटा अवेलेबल। अगर वो 2 बजे भी रात में आएगा तो बिल्कुल, और हम अभी भी करते हैं। ये मेरा फर्ज है। हम काउंसिलर बने या नहीं बने, ये हमारा फर्ज है, यही हमारा काम है। और ये आपको आवाम बताएगी हमारे बारे में कि हमारा रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है हमारा, हम किस तरीके से आवाम के बीच में रहते हैं। अच्छा, हम काउंसिलर नहीं भी थे, जब पार्टी ने हमको टिकट नहीं भी दिया तो भी हम रास्ता में थे। अच्छा। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं जो हमारा सोच है, जो हमको एहसास होता है कि ये हमारा वार्ड, क्योंकि वार्ड जो हमारा घर उससे एक आदमी को लगाव प्यार, जो यहाँ रहते हैं गरीब आदमी, हम आपका मेहनत कश आदमी, आपका मिडिल क्लास आदमी बहुत परेशान है। ये मिक्स वार्ड है, यहाँ पे पूरा बिजनेसमैन mixed है। वार्ड, हाँ कुछ है हाँ, यहाँ। हाँ। तो यहाँ मोहम्मद अली पार्क के पीछे जो है एक जलवा टोली है, वहाँ एक मॉर हाउस है, आप लोग देखे होंगे। वो इतना बड़ा इलाका है और वहाँ 10 साल पहले काम हुआ था। वहाँ पर एक इतना बदबू होता था कि वहाँ के लोग खाना नहीं खा पाते थे। वहाँ बॉडी स्टोरेज का वो बनाया गया था, लेकिन उसमें कोई इंतज़ाम नहीं था। लेकिन लेफ्ट के टाइम में वहाँ पर जो है एसी वगैरह सबका काम हुआ। उसके बाद से आज तक वहाँ काम नहीं हुआ। अगर हम जीतेंगे तो आवाम के मदद से ये वादा करते हैं कि वो मॉर हाउस को यहाँ से, इस जगह से तो शिफ्ट कराएंगे कहीं, क्योंकि कि इतना बड़ा इलाका में इतने सारे लोग रहते हैं और यहाँ पर मॉर हाउस के वजह से, क्योंकि ये बहुत सारा कंप्लेन है, इससे बहुत सारी बीमारी वगैरह ये सब। तो पार्किंग की समस्याओं को भी देखेंगे आप? पार्किंग की भी, वाटर क्लॉगिंग की समस्या को देखेंगे, हेल्थ इश्यूज को देखेंगे। उसके लिए तो हमको और यहाँ पर हेल्थ सेंटर बनाना पड़ेगा। अच्छा, इतना बड़ा वार्ड है, आप खुद बता रहे हैं आंकड़ा के हिसाब से कि लगभग 30,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। उसके लिए एक हेल्थ सेंटर है जो ठीक से चलता नहीं, ठीक से खुलता नहीं। अभी इलेक्शन आ गया तो थोड़ा ठीक से काम हो रहा है, नहीं तो फिर वैसे ही रास्ता वैसे ही गंदा है, कोई काम नहीं। स्ट्रीट डॉग जो है वो रास्ता में ऐसा हो गया कि बच्चे घर से नहीं निकल रहे, क्योंकि हैंड में अगर कैरी बैग है तो उसको डॉग जो है पकड़ने का कोशिश कर रहा है। घर की जो माँ बहनें निकल रही है, क्योंकि बेस जो है यहाँ का, क्योंकि माइनॉरिटी इलाका है, अगर बुर्का वगैरह या कपड़ा वगैरह पहन के तो डॉग जो है उसके ऊपर जो है कपड़े पे हमला कर रहे हैं, तो रास्ता पूरा गंदा। तो ये सब बहुत सारा काम है। आप देखिएगा सर, गार्बेज डिस्पोजल, और बता दें हम आपको कि यहाँ पर माइनॉरिटी और हिंदी भाषा भाषी में भी आप देखेंगे, जैसे टाटिया स्कूल है, प्रेसिडेंसी स्कूल है, आपका सीएमओ स्कूल है, कोई काम नहीं। स्कूल का हालत खराब है, कॉर्पोरेशन स्कूल का हालत खराब है। ये हमारे घर के पास प्रेसिडेंसी स्कूल है, यहाँ पर सिर्फ 4 टीचर बचे। एक टाइम में 700-800 स्टूडेंट हुआ करते थे, अभी 250, 300, 200 स्टूडेंट है। स्कूल का हालत खराब है। मतलब जो है हम लोग पीछे की तरफ, इस वार्ड में हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, सामने की तरफ नहीं आ रहे। एक मोहम्मद अली पार्क है बीच में, वहाँ क्योंकि के अंदर में एक रिजर्वर टैंक भी वो है। तो धस गया था बोल के प्रॉब्लम होता, अभी ठीक कर किया गया। उसको अभी रिपेयर किया गया है, उसमें कई लाख रुपया खर्चा हुआ है। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसको रिकॉर्डिंग करके, वहाँ फोटो वगैरह रिकॉर्डिंग करके दिखाएं कि किस तरीके से मरम्मत हुआ है। वहाँ कोई काम नहीं, खाली शोबाजी, खाली वाइट कर दो, ब्लू कर दो, गेट बना दो, लाइट लगा दो। जहाँ लाइट का जरूरत नहीं है, ये ऐसा हाल हो गया कि जो अपने लोग हैं उनके घर तक लाइट पहुंचा दिया उन लोगों ने, सुविधा के लिए, जो टीएमसी कर रहे हैं।
लेकिन जो आम आदमी है, जिसको जरूरत है, उसको वो सुविधा नहीं मिल पा रहा। सर अब हम प्रश्न बहुत सारे थे, एक दिन में करना संभव भी नहीं है, क्योंकि एक वार्ड है, इतने लोगों का बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे प्रश्न हैं। हम आते रहेंगे आपके पास। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे 44 नंबर वार्ड में वाम मोर्चा के कैंडिडेट शाहिद कसीमुद्दीन साहब से। वो क्या बोले आप सुना आपने। हम पहले भी बोल चुके हैं कि हम जिम्मेदार पत्रकारिता की हैसियत से, पत्रकारिता की हैसियत से हम आपको आईना दिखाएंगे। सोचिएगा आप, क्योंकि आप हैं जो आम को खास और खास को आम बना सकते हैं। मैं नंदलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, 44 नंबर वार्ड से।